रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपये में विदेशी व्यापार का भुगतान कर सकेंगे। भारत के लिए बहुत बड़ी बात, व्यापार को मिलेगा नया आयाम। भारतीय रुपये से कैसे होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपए में विदेशी व्यापार का निपटान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के कई बैंक भारतीय बैंकों के साथ विशेष वॉस्टो खाते खोल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सहित 18 देशों के संबंधित बैंकों के साथ विशेष रुपया वॉस्टो खाता खोलने के 60 अनुरोधों को मंजूरी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के कई देशों में रुपए में व्यापार करने के लिए भारत से संपर्क किया है। ये देश व्यापार के लिए डॉलर की जगह रुपए का इस्तेमाल चाहते हैं। इनमें ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान समेत कई अन्य देश भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भारत और रूस ने इस प्रक्रिया के जरिए आपस में व्यापार किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पिछले साल के जुलाई महीने से इस दिशा में काम किया जा रहा है। दुनिया के ऐसे में जिनके पास डॉलर की कमी है वे भारतीय रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलेशिया की तरफ से पहले ही भारतीय रुपए में व्यापार का ऐलान किया जा चुका है। गुजरात में चल रहे सौराष्ट्र तमिल संगम में शिरकत करने के लिए राजकोट पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस मुद्दे पर विभिन्न देशों में अपने समकक्षों के साथ चर्चा कर रहा है। गोयल ने कहा कि बेहद खुशी की बात है कि हम जल्द ही कई देशों के साथ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हुए देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कराए गए सर्वे की भविष्यवाणी से कांग्रेस में उत्साह है। सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई। इस सर्वे के मुताबिक अगर देश में अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। क्या यह सच साबित होगा? 100 की मैजिकल फिगर का आंक सुनते ही कांग्रेस खुश है। क्या लग रहा है, देखते हैं अंदर की बात में। एक निजी चैनल द्वारा कराए गए सर्वे की भविष्यवाणी से कांग्रेस में उत्साह है। इस सर्वे के मुताबिक अगर देश में अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। इस सर्वे में बीजेपी को 292 और कांग्रेस को 106 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 2 चुनावों में बमुश्किल 50 सीटों का आंकड़ा पार कर पाई कांग्रेस अगर 100 से ज्यादा सीटें जीत पाए तो यह बड़ी बात बताई जा रही है। इस सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार पर विपक्षी गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा। सर्वेक्षण में भविष्यवाणी की गई है कि YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल कर सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा नेता इस बात को लेकर असमंजस में है कि इस सर्वे पर क्या प्रतिक्रिया दे। बीजेपी जीतेगी यह उनके लिए सकारात्मक बात है, लेकिन कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी यह बात उन्हें मंजूर नहीं। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतती है तो फिर से बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव के बीच बड़ा बयान दिया। शाह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में साफ कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पार्टी कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि पार्टी मुद्दों के आधार पर प्रत्याशियों में बदलाव करती है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी न गुजरात मॉडल न कर्नाटक कोई मॉडल नहीं है। हम मुद्दों के आधार पर उम्मीदवारों में बदलाव करते हैं। शाह ने कहा कि पार्टी कड़े फैसले लेती है, जो हजम कर लेते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, जो छोड़कर जाते हैं उनमें से ज्यादातर चुनाव नहीं जीतते हैं। शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कांग्रेस पर प्रहार किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि कर्नाटक में मुस्लिमों का आरक्षण असंवैधानिक था, इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया। शाह ने दावा किया कर्नाटक में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आतंकी हमले के बीच बिलावल भुट्टो के दौरे पर शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भी मंत्री आते रहे हैं। इस तरह से कोई अलग थलग रहकर दुनिया में नहीं रह सकता। भारत की सीमा के अंदर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है और हम देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा में 4-5 मई को होने वाली SCO की मीटिंग शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी बनाम PM मोदी नहीं होगा। राज्य में अगले महीने चुनाव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशान साधते हुए क्या कहा,
देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशान साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में लोकतंत्र को बचाया है और आपको पीएम बनाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव राहुल बनाम मोदी के मुद्दे पर नहीं बल्कि राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर जगह पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि मुझे देखो। अरे भाई क्यों आपको देखे? म्यूनिसिपैलिटी में भी आपको देखना, कॉरपोरेशन में भी आपको देखना, एमएलए इलेक्शन में भी आपको देखना, पार्लियामेंट में भी आपको देखना। अरे कितनी जगह पर देखे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी की पार्टी को, उनके कार्यक्रमों को लोग यहां पसंद नहीं कर रहे हैं। राहुल बनाम मोदी के सवाल पर खड़गे ने कहा कि हम 2024 में लड़ेंगे। कर्नाटक का चुनाव राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, नंदिनी जैसे मुद्दों पर होगा। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कार्यक्रम में कर्नाटक चुनाव पर बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक में अगले महीने 10 मई को मतदान होना है, जिसके नतीजे 13 मई को आ जाएंगे। इन नतीजों को अपने हक में करने के लिए सभी पार्टियां जमकर प्रयास कर रही है। डीके शिव कुमार के आरोप को सीएम मुंबई ने किया खारिज। क्या था मामला? क्या कांग्रेस नेता ने लगाया आरोप? क्या कहा मुख्यमंत्री मुंबई ने? देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने मुहाने पर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर के संबंध में आरोप लगाया था कि कांग्रेस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की कोशिश की जा रही है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक रूप से गठित निकाय है और हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार से डरे हुए है और इसीलिए वो बिना आधार के बेकार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग संवैधानिक रूप से गठित एक स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग नियमों से चलता है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं। वो अपनी हार से डरते हैं, इसीलिए हर सुबह उठकर निराधार बेकार आरोप लगा देते हैं। मुझे इन सभी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अगर अभी राजनीतिक पक्षों में आरोप प्रति आरोप की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टर को बताया धोखेबाज। शेट्टर ने इस बात का क्या दिया जवाब? कर्नाटक चुनाव कौन हारेगा, कौन जीतेगा और आत्मसम्मान की बात का क्या होगा जवाब? देखते हैं अंदर की बात में। कर्नाटक में बीजेपी के दो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टर के बीच मुकाबला जारी है। येदियुरप्पा ने शेट्टर को धोखेबाज बताया और कहा कि जगदीश शेट्टर चुनाव नहीं जीत सकते। बीजेपी 130 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। दूसरी ओर शेट्टर ने कहा कि येदियुरप्पा ने अपने बेटे विजेंद्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने आत्मसम्मान को भूलकर आलाकमान की चापलूसी की है। शेट्टर ने दावा किया है कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी क्योंकि भाजपा ने उन्हें आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ, मैं अपने सत्ता का भूखा व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन भाजपा ने मुझे टिकट नहीं देकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैंने बीजेपी को चुनौती दी है। शेट्टर ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गया तो लोगों ने मेरा शानदार स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी हमें ऐसे सम्मान की उम्मीद नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। राहुल गांधी चुनावी राज्य की अपनी यात्रा के दौरान कर्नाटक के बागलकोट जिले में बसव जयंती समारोह में शामिल हुए। क्या लिंगायत समुदाय को रिझाने की कोशिश में है राहुल? देखते हैं अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह इस दौरान बागलकोट जिले में बसव जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जहां भी अंधेरा होता है वहां उसी अंधेरे में से कहीं न कहीं रोशनी भी निकलती है। उस समय समाज में अंधेरा था तो बसव जी ने अंधेरे में रोशनी जैसे निकले थे। बसव जी ने लोकतंत्र का रास्ता हिंदुस्तान और विश्व को दिया और ये सच्चाई है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। दरअसल राहुल के बसव जयंती समारोह में शामिल होने को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय को अपनी तरफ खींचने के पार्टी के प्रयासों को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राहुल ने आगे कहा कि व्यक्ति ऐसे ही रोशनी नहीं देता है, उसे सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछने पड़ते हैं।
दूसरों से सवाल करना आसान होता है, अपने आप सवाल करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, अधिकार आए, तो उसकी नींव बसव जी जैसे लोगों ने रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सरकार में एक समूह का सदस्य बनने की अनुमति नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी ने जिस घर में रह रहे थे उसे छोड़ दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने घर छोड़ने के बाद संसद के पास ऑफिस की तलाश शुरू कर दी है। क्या है अंदर की बात, देखते इस रिपोर्ट में। अपना सरकारी बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंपने के बाद अब राहुल गांधी अपने लिए दफ्तर तलाश रहे हैं। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि राहुल कांग्रेस मुख्यालय में अपना कार्यालय बना ले, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल का दावा है कि जब वह कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है तो कांग्रेस मुख्यालय में कार्यालय खोलना उचित नहीं है। सरकारी बंगले से सारा सामान खाली करने के बाद राहुल मां सोनिया गांधी के साथ उनके घर में रहने चले गए। 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद राहुल तुगलक रोड लेन स्थित इस सरकारी बंगले में रहते थे। बंगला खाली करते हुए राहुल ने अपने स्टाफ का शुक्रिया किया और उन्हें तोहफा भी दिया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल अपने कार्यालय के लिए संसद भवन के पास नई जगह की तलाश कर रहे हैं, ताकि वह राजनीतिक कार्यक्रमों में आसानी से शामिल हो सके और यात्रा में ज्यादा समय न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। संजय राउत ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि सब अपना अपना गणित पेश कर रहे हैं, लेकिन हम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार पर संजय राउत ने क्या किया बड़ा दावा, देखते हैं अंदर की बात में। महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े समाचार हाल ही में सामने आए। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार अगले 15 दिनों में गिर जाएंगी। राउत ने कहा है कि इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। राउत के इस दावे से एक बार फिर राजनीतिक हलचलों में हलचल मच गई है। इस बीच संजय राउत ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि सब अपना अपना गणित पेश कर रहे हैं, लेकिन हम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके 40 लोगों की फिलहाल जो हुकूमत है वो अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएंगी। मैंने एक बार कहा था कि फरवरी तक सरकार गिर जाएंगी, लेकिन कोर्ट का फैसला देर से आ रहा है। गिदर है कि राउत का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को लेकर अटकलों का दौर जारी है। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से सफाई दे दी है कि वह एनसीपी में ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 2012 में रेल किराया बढ़ाने से नाराज ममता बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री से हटाकर मुकुल रॉय को इसकी कमान सौंपी थी। रॉय पहली बार उसी वक्त सुर्खियों में आए थे। ममता बनर्जी के चाणक्य मुकुल रॉय सियासत में कैसे बन गए गैर जरूरी, देखते इस रिपोर्ट में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के कदावर नेता मुकुल रॉय इन दिनों सियासी गलियारे की सुर्खियों में है। रॉय डिमेंशिया से पीड़ित थे, लेकिन उन्हें एक फैसले ने बंगाल से दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दी है। कभी बंगाल में ममता बनर्जी के चाणक्य के नाम से मशहूर मुकुल रॉय अब सियासी गैर जरूर हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली है, वहीं बीजेपी भी रॉय को महत्व नहीं दे रही है। आखिर वजह क्या है? 40 साल से राजनीतिक करियर में मुकुल रॉय कांग्रेस, तृणमूल और बीजेपी में रह चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस में रॉय नंबर 2 के नेता थे, यानी तृणमूल का हर भेद वो जानते हैं। लेकिन 2017 में रॉय बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2022 में शायद स्कैम केस की जांच में तेजी आई। वजह थी शारदा ग्रुप के मालिक का एक पत्र। सुदीप्तो सेन ने पत्र लिखकर कहा कि मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और अधिरंजन चौधरी ने लाभ लिया। मुकुल रॉय पिछले 1 साल से स्वास्थ्य की वजह से ज्यादा एक्टिव नहीं है। मुकुल रॉय के बीजेपी में जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक गैर जरूरी मुद्दा है। मुकुल के बारे में उनके बेटे ने शिकायत दर्ज कराई है। शुभ्रांशु ही इस मुद्दे पर ज्यादा बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। करें तो अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खालिस्तान समर्थक अलगाववादी की तलाश में पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां 36 दिनों से तलाशी अभियान चला रही थी। 36 दिनों की फरारी, बार बार बदली लोकेशन। आखिर कैसे पकड़ा गया अमृतपाल, कहां रहा छिपा, देखते स्पेशल रिपोर्ट में। 36 दिनों से फरार चल रहा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अमृतपाल ने रविवार को मोगा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को वारिस पंजाब डे के मुखिया और उसके साथियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इसके बाद से ही अमृतपाल भागा भागा फिर रहा था। 18 मार्च को पुलिस कार्यवाही शुरू होने के बाद से अमृतपाल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पंजाब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की, कई बार तो करीब भी पहुंच गई, लेकिन हर बार अमृतपाल पुलिस को गच्चा देखकर भाग जा रहा था। पुलिस के अभियान के बाद पहली बार अमृतपाल को एक मर्सिडीज कार में भागते देखा गया था। बाद में वहां और उसके समर्थक 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भागे। अमृतपाल के काफिले को एक पुलिस चेक पॉइंट पर रोका गया, लेकिन वहां भाग निकला। NSS के तहत गिरफ्तारी के बाद डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल रहेगा। एक के बाद एक साथियों के पकड़े जाने के बाद आखिरकार उसने भी सरेंडर कर दिया। इसके पहले पंजाब पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में उसकी तलाश की थी, लेकिन वहां हाथ नहीं आया था। अब अमृतपाल के सरेंडर होने के बाद बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भगोड़े अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह 6:45 बजे पंजाब पुलिस ने मोंगा से अरेस्ट कर लिया। अमृतपाल करोड़े गांव में एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल गुरुद्वारे में प्रवचन दे रहा था। अपनी गिरफ्तारी पर क्या कहा अमृतपाल ने, देखते इस रिपोर्ट में। भगोड़े अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह 6:45 बजे पंजाब पुलिस ने मोगा से अरेस्ट कर लिया। अमृतपाल को रोड़े गांव में एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल गुरुद्वार में प्रवचन दे रहा था। वह यहाँ अपने समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करना चाहता था। उसे बठिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। अमृतपाल पर NSA के तहत केस दर्ज है। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल ने कहा, यह जनरल सिंह भिंडरावाले का जन्म स्थान है। उसी जगह पर हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और अहम मोड़ पर खड़े हैं। 1 महीने से जो कुछ भी हो रहा है वह सभी ने देखा है। अगर सिर्फ गिरफ्तारी की बात होती तो गिरफ्तारी के बहुत तरीके थे। हम सहयोग करते हैं। दुनिया की कचहरी में हम दोषित हो सकते हैं, सच्चे गुरु की कचहरी में नहीं। 1 महीने बाद फैसला किया, इस धरती पर लड़े और लड़ेंगे। जो झूठे केस है उनका सामना करेंगे। गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है। अमृतपाल समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करना चाहता था। इसके लिए वह शनिवार रात को मोगा के गांव रोड़े पहुंचा। यहाँ उसके करीबियों ने पंजाब पुलिस के अफसरों से संपर्क किया। इसके लिए रविवार यानी आज का दिन चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड मामले में आरोपी लवलेश ने बताया कि वो अतीक के खौफ और उसके वर्चस्व से इतना प्रभावित था कि अतीक का गैंग ज्वाइन करना चाहता था। और क्या आया चौंकाने वाला खुलासा, देखिए इस मुलाकात की पूरी कहानी, अंदर की बात है। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड मामले में रोजाना नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्या में शामिल आरोपियों में से एक लवलेश तिवारी ने पुलिस को बताया कि वो प्रयागराज में अतीक से मिल चुका है। लवलेश ने SIT को बताया कि जब वो अतीक से मिला तो वो चकिया दफ्तर में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास बंदूक लिए उसके लोग खड़े हुए थे। अतीक के सामने की तरफ बड़े बड़े कारोबारी और व्यापारी जमीन पर दरी में बैठे हुए थे। पुलिस पूछताछ के दौरान लवलेश ने कहा कि वो अतीक का खौफ, उसके वर्चस्व से उसका जलवा देख इतना प्रभावित था कि वो उसका गैंग ज्वाइन करना चाहता था। इसके लिए वो प्रयागराज के चकिया दफ्तर अतीक से मिलने के लिए गया था। इस दौरान लवलेश की अली से मुलाकात हुई थी। हालांकि किसी कारण के चलते लवलेश उस दौरान अतीक का गैंग नहीं ज्वाइन कर सका। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि एक-एक करके तीनों मौके पर जाते थे और एक ही करके पूरे प्लान को बनाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जमीन से लेकर पानी के नीचे मेट्रो दौड़ने के बाद अब देश में जल्द ही पानी के ऊपर भी मेट्रो चलने वाली है। केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल मंगलवार को तिरुवनंतपुरम से इसका लोकार्पण करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा है। जमीन से लेकर पानी के नीचे मेट्रो दौड़ने के बाद अब देश में जल्द ही पानी के ऊपर भी मेट्रो चलने वाली है। केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो का प्रारंभ बड़ी बात होगी। पोर्ट सिटी में 1136.83 करोड़ रुपए की लागत से कोच्चि वाटर मेट्रो का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोच्चि के आसपास स्थित 10 द्वीपों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बोट्स में जहां एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वहीं ये इको फ्रेंडली भी होगी। केरल वाटर मेट्रो पूरी तरह से वातानुकूलित
इको फ्रेंडली होने के साथ ही इसमें दिव्यांगों के लिए सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट में 78 इलेक्ट्रिक बोट और 38 टर्मिनल होंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार और KFW से वित्त पोषित किया गया है। KFW एक फंडिंग एजेंसी है। परियोजना के पहले चरण में इसे हाई कोर्ट वाइपिन टर्मिनल और विटिल्ला ककन्नाड टर्मिनल के बीच शुरू किया जाएगा। वाटर मेट्रो में डिस्काउंट पास की भी सुविधा दी गई है। साप्ताहिक पास 180 रुपए का है। इससे 12 बार यात्रा की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। पहले पहलवानों ने कुश्ती WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर संगीन आरोप लगाए थे। रविवार को एक बार फिर पहलवानों ने अपने उन्हीं आरोपों को दोहराया है। साथ ही जंतर मंतर से धरने का ऐलान भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट, साक्षी और बजरंग पुनिया के साथ बैठे पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ हुंकार भरी और ऐलान किया कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता वो यहां जंतर मंतर पर ही रहेंगे। क्या है मामला, देखते इस रिपोर्ट। कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर ठन गई है। 2.5 महीने पहले पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कुश्ती WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर संगीन आरोप लगाए थे। रविवार को एक बार फिर पहलवानों ने अपने उन्हीं आरोपों को दोहराया है। साथ ही जंतर मंतर से धरने का ऐलान भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट, साक्षी और बजरंग पुनिया के साथ बैठे पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ हुंकार भरी और ऐलान किया कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम यहां जंतर मंतर पर रहेंगे। पहलवानों का आरोप था कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने अपशब्दों का प्रयोग किया था और खिलाड़ियों को गाली भी दी थी। पहलवानों ने कहा था कि हम यहां खेलने आए हैं, वो विशेष रूप से खिलाड़ी और राज्य को टारगेट कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। WFI अध्यक्ष महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। पहलवानों का कहना था कि वे इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट GST। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की के अंकीची ड्रोन को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। यह ड्रोन अभी तक सिर्फ तुर्की की वायुसेना में ही शामिल है। अंकीची ड्रोन हवा से क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। ऐसे में पाकिस्तान को यह ड्रोन मिलने से भारत की परेशानी बढ़ सकती है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान ने तुर्की से अंकीची ड्रोन को खरीदा है। इसकी पहली खेप को चंद दिनों पहले पाकिस्तानी वायुसेना को सौंपा गया। पाकिस्तान ने इतने महंगे ड्रोन को तब खरीदा है जब पूरा मुल्क गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व अधिकारी इनके सूद का मानना है कि पाकिस्तान तुर्की से इन सशस्त्र ड्रोन को खरीदकर भारत से जम्मू कश्मीर को प्राप्त करने के सपने को जिंदा रखना चाहता है। यह अजीब है कि एक तरफ पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की के साथ अंकीची ड्रोन के लिए एक बड़ा सौदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अंकीची ड्रोन को तुर्की की मशहूर ड्रोन निर्माता कंपनी बाइकर ने बनाया है। यह अत्याधुनिक कंपनी ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम सशस्त्र ड्रोन है। यह ड्रोन पहली बार 29 अगस्त 2021 को तुर्की की सेना में शामिल हुआ था। अंकीची में 400 किलोग्राम आंतरिक और 950 किलोग्राम बाहरी पेलोड क्षमता है। अंकीची पहला UAE है जो हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। ट्विटर ने सभी अकाउंट से लेगेसी ब्लू टिक हटा दिया था, लेकिन अब इस मामले में ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने यू टर्न ले लिया है। खबर है कि जिन ट्विटर यूजर के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख या उससे अधिक फॉलोअर्स हैं, उन्हें ब्लू टिक एक बार फिर वापस कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने कथित तौर पर 1 मिलियन से अधिक अकाउंट वाले यूजर्स का ब्लू टिक बहाल कर दिया है। बता दें कि ट्विटर की नई पॉलिसी के मुताबिक ब्लू टिक पाने के लिए अब यूजर्स को भुगतान करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर इसका जिक्र किया है। हालांकि अभी तक ट्विटर ने ऐसे किसी भी पॉलिसी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बता दें कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित कई अन्य भारतीय हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया था। एलन मस्क की ट्विटर ने अकाउंट को वेरीफाई करने वाले प्रतिष्ठित ब्लू टिक निशान के लिए 650 रुपए प्रति महीने सदस्यता शुल्क का प्रावधान किया है। इसका भुगतान नहीं करने वालों को अकाउंट से यह निशान हटा लिया गया। ट्विटर ने गुरुवार को हजारों हस्तियों, राजनेता और पत्रकारों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाना शुरू कर दिया। ब्लू टिक को रसूख का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अक्टूबर में
$44 अरब के ट्विटर को खरीदने के बाद मस्क ने सत्यापन के लिए वेब पर 650 रुपए और मोबाइल वाले यूजर पर 900 रुपए का मासिक शुल्क लेने का फैसला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सालाना 6,800 रुपए का रियायती पैकेज भी दे रहा है। मस्क ने पहले कहा था कि जो लोग भुगतान नहीं करेंगे उनका निशान चला जाएगा। मस्क ने ट्वीट कर बताया कि जिन विख्यात हस्तियों ने ब्लू टिक के लिए भुगतान करने से मना कर दिया है, उनमें से कुछ के लिए वह खुद पेमेंट कर रहे हैं।